ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो क्लियर। हाँ, ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ के थ्रू होता है। लीफ पर बड्स होते हैं एंड दीज बड्स प्रोड्यूसेस द रूट सो दैट न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस। तो वो लीफ के थ्रू होता है। लीफ पर बड होंगे, बड से रूट निकलेंगे। हाँ भाई, और कोई? हाँ बेटा जी बोलो। एक मिनट बेटा, बातें नहीं। हाँ जी बेटा जी। टैप में भाई, टैप रूट से ओरिजिनेट हो रही है। टैप रूट एंड इट्स ब्रांचेस दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द टैप रूट सिस्टम, तो वो उसी का पार्ट है बेटा। हाँ जी। तो लास्ट में हमने स्टेम का हम देख रहे थे, पॉइंट्स लिख लिए थे हमने। अगर हम देखें तो स्टेम स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग आउट aerial plant parts. The most important function of stem is the spreading out the aerial plant part in such a way that they can perform their function most efficiently. स्टेम जो होता है अलग अलग एरियल प्लांट पार्ट का अरेंजमेंट इस तरह से करता है कि वो अपने फंक्शन मोस्ट एफिशिएंटली कर सके। जैसे आपने देखा होगा, कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं, कई ट्री ऐसे होते हैं, इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि सनलाइट ग्राउंड लेवल तक नहीं आ पाती। लेकिन इतने ज्यादा डेंस प्लांट में भी, इतने ज्यादा डेंस ट्री में भी, जितने भी प्लांट में लीफ है ऑलमोस्ट सबको सनलाइट मिल रहा होता है। दे ऑल आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस एंड दिस अरेंजमेंट इज कैरिड आउट बाय द स्टेम, so it is spreading out the aerial plant part. Second, this is also involved in the conduction of water, mineral and food substances. अगर हम देखें तो water and mineral absorbed by the root, utilized by the leaf. So from root to the leaf, these are transported through the xylem and this xylem is present in stem. इसी तरह से food लीफ से रूट की तरफ आता है तो वो भी फ्लोएम के थ्रू आता है और फ्लोएम जो होता है वो स्टेम में प्रेजेंट होगा। दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड, इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन and also involve in or it also works as organ of पैरेनेशन। स्टेम जो होता है फूड स्टोर करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगा, इसके साथ साथ ये ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन में भी इन्वॉल्व होगा। ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन आर द ऑर्गन्स or the structures which are involved or which are protect the plant in unfavorable condition. When unfavorable condition occur, these organ or these structure are responsible for survivability of the plant. Unfavorable condition में जो structure plant को survive कराने का काम करेंगी, उन structures को हम बोलते हैं organ of पैरेनेशन। और स्टेम ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन की तरह भी काम करता है। ठीक है बेटा, ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड हैव स्टोर्ड फूड एंड सेकंड, इट शुड हैव रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी। मतलब ये जो ऑर्गन है इनमें रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हो, और दूसरा इनमें स्टोर्ड फूड हो, तब हम कुछ ऑर्गन्स को ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन मान सकते हैं।
अगर अब हम बात करें फॉर्म ऑफ स्टेम, form of aerial stem, and the first form that is known as कल्म। कल्म जो होता है एक ऐसा स्टेम होता है जिसमें नोड सॉलिड होता है और इंटरनोड होलो होता है। इसका कैरेक्टर है होलो इंटरनोड, सॉलिड नोड। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू, फॉर एग्जाम्पल पोएसी फैमिली। जो पोएसी फैमिली या ग्रास फैमिली होती है, इस ग्रास फैमिली में यूजुअली कल्म स्टेम प्रेजेंट होगा। सेकंड इज द कॉडेक्स, और कॉडेक्स जो होता है दिस इज अनब्रांच्ड स्टेम। ये अनब्रांच्ड स्टेम होता है, इसमें लीफ क्राउन प्रेजेंट होगा, मतलब टॉप पर बहुत सारे लीफ एक ही पोजीशन से निकलेंगे। अनदर थिंग, स्कार्स ऑफ ओल्ड लीफ प्रेजेंट। इस तरह से ये स्टेम और इस स्टेम पर यहां पर ये कई सारे लीफ, और पूरे स्टेम पर ओल्ड लीफ के स्कार। देखा है कोई ऐसा प्लांट? एंजियोस्पर्म में बताना। बनाना में ऐसा नहीं होता बेटा। बनाना में लीफ, बनाना में अगर देखो तो जो स्टेम जैसी स्ट्रक्चर है वो पहली बात तो लीफ बेस है। हाँ, डेट पाम। साइकस नहीं आएगा बेटा, साइकस जिम्नोस्पर्म में। आपकी बात बिल्कुल सही है कि साइकस, लेकिन साइकस जिम्नोस्पर्म है और हम एंजियो की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा डेट पाम। खजूर जो होता है, खजूर में टॉप पर बहुत सारे लीफ आते हैं, पूरे पर छोटी छोटी वुडन स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती हैं, तो ऑल लीफ के स्कार होंगे। टॉप पर लीफ क्राउन। कोकोनट, पपाया, पपाया में भी अगर आप देखो तो टॉप पर जाकर लीफ आते हैं और पूरे पर छोटे छोटे से गड्ढे से दिखाई देते हैं आपको। दीज आर स्कार्स ऑफ ओल्ड लीफ। डेट पाम, पपाया। देन stem modification, and if we'll talk about the stem modification are classified in three group. First, that is known as subaerial stem. Subaerial stem, हाँ, subaerial stem। और अगर हम सब एरियल स्टेम की बात करें तो दे आर यूजुअली द क्रीपिंग स्टेम। ये जो स्टेम होते हैं सॉयल सरफेस के साथ या अलोंग द सॉयल सरफेस ग्रो करते हैं, तो ये यूजुअली क्रीपिंग स्टेम होते हैं। फर्स्ट इज द दैट इज नॉन एज रनर। इन केस ऑफ रनर दे शो द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये नोडल रीजन, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। whenever node comes, they produce the root towards the lower surface and a small leaf or branch towards the upper surface. रनर इस तरह से क्रीपिंग करता रहता है और जहां भी नोड आते हैं वहां पर छोटे छोटे ब्रांचेज और रूट अराइज कर जाते हैं, इसको बोलेंगे हम रनर। अब हम आते हैं एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी में इन सम प्लांट underground and subaerial stem, sometime they may be underground, mostly they are subaerial. In some plant underground or subaerial stem grow horizontally and spread in the new niche. एक वर्ड आता है आपके इकोलॉजी में, निश, फंक्शनल हैबिटेट। प्लांट हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, और जब प्लांट हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है तो वो नए नए फंक्शनल हैबिटेट में स्प्रेड कर रहा है। इन सम प्लांट ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड स्प्रेड इन द न्यू निश
When old plant part die, अभी कितने प्लांट? एक, अभी एक प्लांट है बेटा ये. When old plant part die, it produces the new plant, that is runner. ठीक है भाई. They spread in the new niche. Old plant part die, they produce new plant. Mode of vegetative propagation, runner. For example, Cynodon, Cynodon dactylon, दूब ग्रास. इसी तरह से स्ट्रॉबेरी. अगर आपके कोई भी कुछ भी नहीं दिया जाए, केवल सिंपल स्ट्रॉबेरी टर्म दिया जाए तो स्ट्रॉबेरी रनर है. ठीक है बेटा. डोमेस्टिकेटेड स्ट्रॉबेरी या जो स्ट्रॉबेरी हम खाते हैं वो एक रनर का एग्जांपल है. लेकिन जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी होती है वो स्टोलोन का एग्जांपल है. साइनाडोन, स्ट्रॉबेरी, ऑक्जेलिस. एनसीईआरटी में जो ऑक्जेलिस का डायग्राम दिया हुआ है वो एक्चुअली एक रनर है. देन second is stolon. In some plant from the base of main stem, ये main stem, from the base of main stem aerial branch arises, grow vertically for some time. इस main stem के base से एरियल ब्रांच निकलेगा, ग्रो वर्टिकली फॉर सम टाइम एंड देन आर्च डाउनवर्ड टू टच द सॉयल. वापस से ये सॉयल को टच करेगा और जहां पर ये सॉयल को टच करेगा अगेन अ मेन स्टेम इज फॉर्म्ड. ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस ब्रांच का नाम होता है स्टोलोन. इन सम प्लांट aerial branch arises from the main stem, grow vertically for some time, arch downward to touch the soil, that is stolon. And stolon condition that is present in jasmine, peppermint, also present in wild strawberry. ठीक है बेटा, याद रखना पेपरमिंट हाइब्रिड ऑफ मिंट है और इसमें स्टोलोन होता है और जो मिंट होता है वो शक्कर होता है. आया हुआ क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट. ठीक है. मिंट शक्कर का एग्जांपल है, पेपरमिंट स्टोलोन का एग्जांपल है. थर्ड टाइप दैट इज नॉन एज शक्कर. शक्कर और स्टोलोन में डिफरेंस. स्टोलोन एरियल ब्रांच ऑफ एरियल स्टेम, शक्कर एरियल ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. यहां पर अगर हम देखें तो जो मेन स्टेम होगा ये मेन स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा अंडर द सॉयल. ये मेन स्टेम इज अंडरग्राउंड, इट ग्रो हॉरिजॉन्टली फॉर सम टाइम, देन ग्रो वर्टिकली, comes out from the soil and form the leafy shoot. और ये जो leafy shoot होगा इसे ही बोलेंगे हम शक्कर. Remember, main stem is underground, grow horizontally below the soil, then grow vertically, form an aerial branch, leafy shoot, that is known as शक्कर. And शक्कर condition is present in banana, pineapple, chrysanthemum, इस प्लांट को कॉमनली बोला जाता है गुलदाउदी. विंटर सीजन में कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट होता है अपने घरों में, क्राइसेंथेमम या गुलदाउदी. सनफ्लावर फैमिली का प्लांट है बेटा. अंडरग्राउंड स्टेम से एरियल ब्रांच निकलेगी, एरियल स्टेम से एरियल ब्रांच निकलेगी. दोनों में बेसिक डिफरेंस है बेटा. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मिंट. देन नेक्स्ट इज द ऑफसेट. एंड ऑफसेट, दिस इज ऑल्सो नॉन एज
एक्वेटिक रनर, ये केवल और केवल एक्वेटिक प्लांट्स में होगा. दिस ऑल्सो शो द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. हियर व्हाट हैपन, शॉर्ट इंटरनोड्स. यहां पर क्या होगा, जो इंटरनोड्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये नोडल पार्ट, और दो नोड के बीच का ये इंटरनोड. फ्रॉम द बेस ऑफ नोड, नोड के नीचे से a tuft of root arises. tuft का मतलब बंच, गुच्छा. तो ये जो प्लांट होता है इसमें रूट बहुत ज्यादा निकलते हैं. इसी तरह से यहां भी निकलेगा, यहां भी होगा. एंड फ्रॉम द अपर पार्ट रोजेट ऑफ लीफ आर फॉर्म्ड. ऊपर वाले पार्ट से रोजेट ऑफ लीफ निकलेगा, कई सारे लीफ निकलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम ऑफसेट. इस ऑफसेट की एक और स्पेशलिटी बेटा, कि ये जो स्टेम है ये फ्रेजाइल स्टेम है. मतलब अगर हल्का सा भी कहीं से शॉक मिल जाए ना तो ये टूट जाता है, और जब ये टूट जाता है नया प्लांट बना लेता है. एंड दिस इज प्रेजेंट इन आइकोर्निया. दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पिस्टिया. आइकोर्निया कॉमनली नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल, जलकुंभी भी कहते हैं बेटा ये. एंड दिस टेरर ऑफ बंगाल, दिस plant is the most invasive weed of stagnant fresh water. जो stagnant fresh water bodies होती है, रुका हुआ पानी जहां होता है वहां पर ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, पूरे की पूरी वाटर बॉडी पर फैल जाता है, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं ऑफसेट से, और ऑफसेट में स्टेम बहुत ज्यादा फ्रेजाइल, तो बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इसको बोला गया मोस्ट इन्वेजिव वीड. ये प्लांट इंडिया में बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया फॉर इट्स फ्लावर्स एंड द ब्राइट लीव्स. ठीक है भाई, सुंदरता पर मर गए. और अब ये प्रॉब्लम है कि ये पूरी हमारी एक्वेटिक बॉडी, जितनी भी फ्रेश वाटर बॉडीज है, उन सब में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है. इसका एक और प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा रूट प्रोड्यूस करता है, और बहुत ज्यादा रूट प्रोड्यूस करता है तो ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको बहुत तेजी से कंज्यूम करता है. मींस इट ड्रेन आउट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्वेटिक एनवायरनमेंट. क्लियर है बात. ये 12th के एनसीईआरटी में मिलेगा बेटा, चैप्टर नंबर 1 और 2 में. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताई है. इधर देखो बेटा, अब मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यहां भी अगर ये ब्रेक हो जाए, मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसी तरह से सकर में भी मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑफसेट भी मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एक चीज याद रहे, बनाना में मेन स्टेम, मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट इज राइजोम. ये दोनों होते हैं राइजोम. एंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जो स्टेम मॉडिफिकेशन होगा ये होगा सकर या लीफी शूट ऑफ बनाना, दैट इज सकर. तो अगर क्वेश्चन आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन बनाना अकर्स बाय राइजोम, मेन स्टेम ऑफ बनाना इज राइजोम. यहां तक बोलो बेटा. हाँ जी, अभी 1 मिनट और दोबारा लूंगा मैं. दिया है ना, मैंने भी बोला ना आपसे, हाइब्रिड वैरायटी होती है पेपरमिंट, वो एक्चुअली में स्टोलोन है. सकर जो होता है, मिंट जो होता है, वो एक्चुअली में सकर का एग्जाम्पल है. और ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा. ठीक है ना, 2007 या 2008 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर्स बाय, आंसर क्या था, सकर. वैसे एक और बात है, 1 मिनट बेटा,
एक और बात है कि जब भी मिंट पर क्वेश्चन आया है और बनाना पर क्वेश्चन आया है, इन दोनों ऑप्शन में, जैसे मिंट वाले में या तो सकर ऑप्शन में दिया गया था या स्टोलन दिया गया था, इसी तरह बनाना के केस में या तो राइजोम दिया गया था या सकर दिया गया था। ठीक है ना बेटा? तो अगर एक्चुअल में तो मिंट इज सकर, लेकिन अगर ऑप्शन में सकर ना हो देन वी कैन गो फॉर स्टोलन। हाँ जी बेटा जी। क्वेश्चन क्या है बेटा? बातें नहीं। हाँ, बनाना इज स्टेम मॉडिफिकेशन, सही है। सकर, बनाना, बनाना में किसका मॉडिफिकेशन है? दोनों का हो जाएगा फिर तो। बेटा आप क्लियर ही नहीं हो। बनाना में मेन शूट जो होता है, मेन स्टेम या मेन शूट जो होता है वो होता है राइजोम, और इसकी जो एक ब्रांच बाहर निकली हुई है वो केवल ब्रांच है सकर। सो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सब एरियल। स्ट्रॉबेरी एनसीईआरटी वाइज रनर का एग्जांपल है बेटा, अपन ने भी रनर में ही लिखा है। रीजन है, 2 अलग अलग तरह की स्ट्रॉबेरी आती है बेटा, एक आती है डोमेस्टिकेटेड एंड एक आती है वाइल्ड। डोमेस्टिकेटेड स्ट्रॉबेरी है रनर और वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है स्टोलो। ठीक है बेटा? अगर सिंपल वर्ड आता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तो अपने को रनर, डोमेस्टिकेटेड केक्स। ठीक है बेटा? हाँ, किसका? एक्स करंट ग्रोथ एंड डेलिक्यूसेंट ग्रोथ। वैसे तो ये आपके फिजियोलॉजी में आती है। एक्स करंट का मतलब होता है स्टेम इज ब्रांच्ड, अपने इससे रिलेटेड नहीं है। स्टेम इज ब्रांच्ड एंड ब्रांचिंग अकर इन सच ए वे दैट टुवर्ड्स द अपर साइड द साइज ऑफ ब्रांच इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज्ड। इस तरह की जो ब्रांचिंग होगी, इस तरह की जो ग्रोथ होगी, ये कहलाएगी एक्स करंट। इसमें मेन स्टेम जो होगा वो लगातार ग्रो करता चला जाएगा, तो इससे प्लांट जो होगा उसका एक कॉनिकल शेप आ जाएगा, ये एक्स करंट। दूसरी तरफ डेलिक्यूसेंट में क्या होगा? दिस इज द मेन स्टेम एंड आफ्टर सम टाइम मेन स्टेम स्टॉप टू ग्रो and from it branches arises and these branches grow, so plant look like a dome, डोम शेप प्लांट बन जाएगा। तो जब इस तरह का ग्रोथ होगा तो ये डेलिक्यूसेंट कहलाएगा, ये एक्स करंट कहलाएगा। नेक्स्ट इज द अंडरग्राउंड स्टेम। Second modification, that is the underground stem. And if we'll talk about the underground stem, these stem remain under soil. Usually they are the main stem. अगर हम यहां देखें तो सबसे पहला आता है हमारा ट्यूबर, एंड ट्यूबर ओनली टिप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम बिकम स्वेलन। यहां पर केवल और केवल टिप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज स्वेलन। फूड का स्टोरेज होगा, फूड का स्टोरेज होगा, लेकिन केवल और केवल जो अंडरग्राउंड स्टेम का टिप है वो फूलकर मोटा होगा, बाकी कुछ नहीं। यहां पर अगर हम एग्जांपल देखें तो पटेटो, पटेटो होता है, इस पटेटो में एक स्ट्रक्चर आती है आईज, आईज ऑफ पटेटो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड। इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पर आपने देखा होगा कभी कभी पोटैटो में व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर आ जाती है रेनी सीजन में, और इन्हीं व्हाइट स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आईज, और ये होती है ऑक्सिलरी बर्ड। अगर आप इसको काटकर सोइल में लगा दो तो एक नया प्लांट बन जाता है, मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है भाई, फूड स्टोर भी कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कर रहा है, मींस स्टेम कैन बी यूज्ड एज अ
ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन। ये ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए इस फॉर्म में अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, अंडरग्राउंड है, फूड स्टोर है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकता है। तो एरियल प्लांट तो मर जाएगा, एरियल प्लांट तो मर जाएगा, लेकिन ये अंडरग्राउंड पार्ट सरवाइव करेगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये जर्मिनेट कर कर आइस जर्मिनेट करके नए प्लांट बना देगा। इनमें जो पील होता है, पील मतलब छिलका, आलू का जो छिलका होता है सुबेराइज्ड होता है, सुबेरिन होता है, इसलिए पील ऑफ पोटैटो इज नोन एज पैरिडर्म। सेकंड, राइजोम, एंड राइजोम कंप्लीट फ्लैशी स्टेम। जो स्टेम होता है पूरा का पूरा फूलकर मोटा हो जाता है। ये अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूं बेटा मैं, केवल अंडरग्राउंड स्टेम में पूरा का पूरा अंडरग्राउंड स्टेम फूलकर मोटा हो गया, फूड स्टोर हुआ, नॉड और इंटरनॉड है। और यहां पर क्या होगा, ये जो नोडल रीजन है, दीज नोडल रीजन, यहां से न्यू प्लांट्स बन जाएंगे। इसका एक और स्पेशल कैरेक्टर है, इट शो द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। जहां भी नोडल रीजन है वहां से रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, नए प्लांट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, आप देखना जिंजर जो होता है पूरा का पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर है, और इस फ्लैट स्ट्रक्चर में कुछ जगह ऐसी होती है जहां हल्का सा नैरो हो जाता है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, और जहां कॉन्स्ट्रिक्शन आता है ना वही नोड है। बाकी फ्लैट पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट है वो इंटरनोड है। और नोडल रीजन से कई बार आप देखोगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है रूट्स। फूड स्टोर कर रहा है, फूड स्टोर कर रहा है, नया प्लांट बना रहा है, अंडरग्राउंड है, ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन। ये भी हियर ऑल्सो स्टेम वर्क्स एज ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन। जिंजर, टर्मरिक, बनाना, बनाना जो है, बनाना में मेन स्टेम अंडरग्राउंड राइजोम ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट आया कॉर्म। कॉर्म जो होता है ये भी फ्लैशी होगा, बट इट इज शोइंग द वर्टिकल ग्रोथ। राइजोम में और कॉर्म में डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो है कि राइजोम, राइजोम बहुत ज्यादा ग्रो करता है, कॉर्म जो होता है इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। दूसरा, राइजोम हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, कॉर्म वर्टिकल ग्रो करता है, इसीलिए कभी कभी कॉर्म को वर्टिकल राइजोम भी कहा जाता है, हाईली कंडेंस राइजोम भी कहा जाता है। लेकिन अपने को अलग ही मानना है, फ्लैशी हो गया, वर्टिकल ग्रोथ हो गया। हियर व्हाट हैपन, स्फेरिकल नॉड एंड इंटरनॉड्स आर प्रेजेंट, इस तरह का होगा। और यहां पर कभी कभी एक छोटा सा स्ट्रक्चर और डेवलप हो जाता है। अब स्मॉल बड इज ऑल्सो डेवलप्ड, और इसको अगर काटकर सोइल में लगा दो ना, नया प्लांट बन जाता है। फूड स्टोर कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अंडरग्राउंड, मोड ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन। फॉर एग्जांपल कोलोकेशिया, एलोकेशिया, जमीकंद। कोलोकेशिया अरबी, अरबी आती है वो अपने कॉर में। इसी तरह से यूपी बिहार में एक स्ट्रक्चर आता है ऑल, ऑल आता है, एलोकेशिया वो भी कॉर्म का एग्जांपल है। इसी तरह एक जमीकंद आता है, जमीकंद अमॉर्फोफेलस, अमॉर्फोफेलस, अमॉर्फोफेलस कॉर्म का एग्जांपल। ठीक है बेटा। अरे बेटा लास्ट में क्या हो गया, कोई बड़ी समस्या आ गई क्या यार, फिर क्यों बोल रहे?
हाँ, ऑल को अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। इधर देखो बेटा, इन तीनों के तीनों में स्टेम अंडरग्राउंड है, तीनों के तीनों में फूड स्टोर हो रहा है, तीनों के तीनों मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करते हैं, सो दे ऑल आर ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन। ये सारे के सारे ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन करेंगे। इन सम प्लांट underground stem are responsible for the tide over the unfavorable condition, and these organs are known as organ of parenation. Fourth type of underground stem, that is bulb, and bulb is the most reduced underground stem. सबसे छोटा अंडरग्राउंड स्टेम होता है। Here stem is present just like a small disc. ये इतना सा स्टेम है। एंड हियर फूड स्टोरेज अकर इन द फ्लैशी लीव्स। यहां पर फूड का स्टोरेज स्टेम में ना होकर लीफ के अंदर होता है। जैसे अगर आप देखो, दैट इज अनियन, गार्लिक, कॉल्चिकम। तो यहां पर अगर हम देखें तो स्टेम जो है अंडरग्राउंड तो है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कर सकता है, लेकिन स्टेम में फूड का स्टोरेज नहीं है। यहां पर फूड का स्टोरेज होता है फ्लैशी लीफ में। दिस ऑल्सो शो द वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ इज शोन बाय द बल्ब बट बिलो द सोयल। एपिकल ग्रोथ शो करता है लेकिन अंडर द सोयल करेगा। क्लियर है बात यहां तक? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन समझ में आया बेटा? यहां अगर हम देखें तो ट्यूबर भी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है, राइजोम भी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है, और कॉर्म भी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है। बल्ब के साथ प्रॉब्लम यह है कि बल्ब में जो स्टेम है वो फूड का स्टोरेज नहीं कर रहा, and that's why stem is here not an organ of पेरिनेशन। स्टेम इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ठीक है भाई, क्योंकि बल्ब में फूड स्टोर नहीं हुआ, फूड यहां पर स्टोर किस में हुआ? लीफ में। देन हाँ, किसका कॉल्चिकम का है और कहां लिखा है कॉलम में? एक मिनट बेटा, कॉल्चिकम यहीं आएगा बेटा। हाँ, उसमें लिली आएगा बेटा, सॉरी, दोनों हैं लिलिएसी फैमिली के ही प्लांट। कॉल्चिकम भी लिलिएसी का ही है और लिली प्लांट जो है वो भी, लेकिन यहां पर कॉर्म में कॉल्चिकम, और इसी कॉल्चिकम के कॉर्म से कॉल्चिसिन मिलता है। देन नेक्स्ट इज द एरियल स्टेम। These all are the underground stem modification. Then the aerial stem modification. And aerial modification, first aerial modification, that is stem tendrils, and these are present in some climbers. For example, grapevine, for example, cucurbits and gourds. अगर हम देखें ग्रेपवाइन, ग्रेप ये बेटा, ग्रेप का जो प्लांट होता है क्लाइंबर होता है। अंगूर जो होता है ना बेटा, अंगूर का प्लांट एक क्लाइंबर है, वीक स्टेम प्लांट है, और इस वीक स्टेम प्लांट को बोलते हैं हम ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल। कुकुरबेट्स, गॉर्ड्स, जैसे अपने कद्दू है, करेला है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, पंपकिन है, बॉटल गॉर्ड है, रिच गॉर्ड है, ये सारे के सारे जो होते हैं इनमें वीक स्टेम होते हैं। एंड इन दीज प्लांट
From the auxiliary bud, thread like structure comes out. यहां पर ये लीफ के एक्सिस में ऑक्सिलरी बड, और इस ऑक्सिलरी बड से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला, और जैसे ही ये किसी के कांटेक्ट में आया उसके चारों तरफ कॉइल कर गया, इसको बोलेंगे हम टेंड्रिल्स। ठीक है बेटा, तो यहां पर स्टेम टेंड्रिल्स, एंड दीज स्टेम टेंड्रिल्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द auxiliary bud, they are for the climbing. Second is the stem thorn, and they are also modification of auxiliary bud. ये जो होते हैं ये भी auxiliary bud के ही modification है, and they are mainly for the protection, डिफेंस के लिए। एक बात याद रखना, प्लांट में कहीं भी पॉइंटेड स्ट्रक्चर आए, द मेन फंक्शन ऑफ दिस पॉइंटेड स्ट्रक्चर आर डिफेंस और प्रोटेक्शन। These are present in the bougainvillea. These are also present in citrus. और यहां पर इवोल्यूशन का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, थॉर्न ऑफ bougainvillea and tendrils of cucumber are एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस, दोनों के दोनों का ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर डिफर है। ठीक है, फंक्शन डिफर है मेनली, तो ओरिजिन सेम है तो होमोलॉगस। एक चीज याद रहे, मॉर्फोलॉजी में कभी भी होमोलॉगस एनालॉगस पर कोई क्वेश्चन आए, स्टेम का स्टेम से होमोलॉगी, रूट का रूट से होमोलॉगी, स्टेम टू स्टेम होमोलॉगी, रूट टू रूट होमोलॉगी। और अगर आपसे एनालॉगी पूछी जाए तो रूट और स्टेम फंक्शन सेम हो, रूट एंड स्टेम फंक्शन सेम हो, एक रूट एक स्टेम। जैसे स्वीट पोटैटो फूड स्टोर करता है, रूट है, पोटैटो फूड स्टोर करता है, स्टेम है, तो ये होंगे एनालॉगस। ठीक है भाई, रूट टू रूट होमोलॉगस, स्टेम टू स्टेम होमोलॉगस, रूट टू स्टेम एनालॉगस, अगर फंक्शन सेम है। Then next structure, and the next structure is that is known as phylloclade. This is present in xerophytic plant. इधर देखना बेटा, in some plant growing in arid region or in arid region plant, arid region का मतलब ड्राई एनवायरमेंट, जीरोफाइट्स की बात कर रहे हैं। In some arid region plant, the stem become green, fleshy, पूरा का पूरा स्टेम जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सारा का सारा ग्रीन हो जाएगा, फ्लैशी हो जाएगा, ग्रीन फ्लैशी फ्लैट, और इट मे बी cylindrical. The complete stem get fleshy green photosynthetic, then it is known as phylloclade. अगर पूरा स्टेम मॉडिफाई होगा तो कहलाएगा फाइलोक्लेड, और अगर एक या दो इंटरनोड मॉडिफाई होगी, केवल एक या दो इंटरनोड, तो कहलाएगा क्लेडोड। दो स्ट्रक्चर है बेटा, फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड। फाइलोक्लेड पूरा स्टेम मॉडिफाई होगा ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्लैशी फ्लैट और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में, एंड क्लेडोड ओनली वन और टू इंटरनोड मॉडिफाइड इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। फाइलोक्लेड फ्लैट मिलेगा अपने, ओपनशिया में सिलेंड्रिकल मिलेगा, यूफॉर्बिया
हाँ पोएसी फैमिली है बेटा, ग्रेमिनी फैमिली। हाँ तो फाइलोक्लेड स्टेम है और स्टेम की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। सो फाइलोक्लेड इज ऑल्सो नॉन एज ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। फाइलोक्लेड इज ऑल्सो नॉन एज ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि स्टेम का ग्रोथ अनलिमिटेड। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर होता है क्लेडोड, ये भी जीरो फाइट्स में ही होता है, बट हियर ओनली वन और टू इंटरनोड्स become green and photosynthetic, and this cladode is present in the asparagus, also present in ruscus। ठीक है भाई, ये सारे एग्जांपल जो हमने यहाँ लिखे हैं ये एनसीईआरटी से हैं बेटा। हाँ रस्कस लिलिएसी फैमिली का प्लांट है बेटा, ये लिलिएसी फैमिली में, एस्पेरेगस भी लिलिएसी में ही है, मोनोकोट है बेटा दोनों। अरे बेटा लास्ट में बातें मत करो यार। हाँ भाई यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? क्लियर और लिमिटेड, क्योंकि इंटरनोड का ग्रोथ कभी भी अनलिमिटेड नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाएगा। तो क्लेडोड आर आल्सो नोन एज ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। जीरो फाइट्स में तीन अडेप्टेशन आते हैं, तीन अलग से स्ट्रक्चर आती है। पहली स्ट्रक्चर फाइलोक्लेड,
हाँ ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है? ओके चलिए, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए बेटा। हाँ बेटा, बेटा एक मिनट बातें नहीं। हाँ जी, younger leaf is present towards the tip, towards the tip. हाँ, अब अगर हम देखें स्टिप्यूल, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है दैट इज कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। ये जितना भी अपन ने पढ़ा है पूरा का पूरा एनसीईआरटी से था। अब हम एनसीईआरटी से बाहर आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, दैट इज स्टिप्यूल। बेटा बातें नहीं। एंड स्टिप्यूल, दिस इज द lateral outgrowth of लीफ। लीफ जो होता है दैट इज द लेटरल अपेंडेजेस ऑफ स्टेम। लीफ हमेशा लेटरल साइड में या स्टेम के साइड में निकलता है, और ये जो लीफ होता है इसके बेस से साइड में स्टिप्यूल निकलते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मतलब दो तरह के लीफ हो सकते हैं, स्टिपुलेट इफ स्टिप्यूल प्रेजेंट। अगर स्टिप्यूल होंगे तो लीफ कहलाएगा स्टिपुलेट, और अगर स्टिप्यूल नहीं होंगे देन लीफ इज नॉन एज एक्स स्टिपुलेट। स्टिप्यूल एब्सेंट, स्टिप्यूल प्रेजेंट और स्टिपुलेट लीफ दैट इज प्रेजेंट इन द पी फैमिली। जो पी फैमिली होती है, पी फैमिली में लीव्स स्टिपुलेट होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्रूसीफेरी फैमिली, जो सनफ्लावर फैमिली होती है, सॉरी जो मस्टर्ड फैमिली होती है, मस्टर्ड फैमिली में एक्स स्टिपुलेट लीफ होंगे। सोलेनेसी, पटेटो टोमेटो ब्रिंजल फैमिली, उसमें भी एक्स स्टिपुलेट। अब क्या होता है, कब ये जो होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ्री लेटरल, जो मैंने डायग्राम में बनाया। अगर हम देखें तो फ्री लेटरल में क्या होगा, दोनों के दोनों स्टिप्यूल एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, फ्री होंगे, फ्री लेटरल, एंड दीज आर प्रेजेंट इन चाइना रोज। आपके जो एनसीईआरटी में लीफ का डायग्राम दिया है ना, वो चाइना रोज की लीफ ही है, हिबिस्कस या चाइना रोज का लीफ है, और उसमें फ्री लेटरल स्टिप्यूल होंगे। सेकेंड दैट इज फोलिएशियस, और इसमें क्या होता है, स्टिप्यूल एनलार्ज लुक्स लाइक लीफ। स्टिप्यूल जो होते हैं छोटे छोटे लीफ के जैसे दिखाई देते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको बोलते हैं फोलिएशियस। दे आर प्रेजेंट इन पी। थर्ड दैट इज स्पाइनी स्टिप्यूल और स्पाइनस, और यहां पर क्या होता है, स्टिप्यूल गेट मॉडिफाइड इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर द डिफेंस। तो इनको बोलेंगे हम स्पाइनी स्टिप्यूल और स्पाइनस स्टिप्यूल। दे आर प्रेजेंट इन जीजीपस, बेर, ग्रीन बेर आता है बड़ा वाला, उसमें अगर आप देखो तो प्लांट जो होता है उसमें कांटे होते हैं, और वो कांटे एक्चुअली में स्टिप्यूली होते हैं। देन ऑक्रिएट, ऑक्रिएट स्टिप्यूल। इन ऑक्रिएट स्टिप्यूल व्हाट हैपन, द स्टिप्यूल, ये यहां से लीफ निकला, ये यहां पर लीफ निकल रहा है,
यहां पर स्टिप्यूल है तो ये स्टिप्यूल क्या करेंगे, दे एनलार्ज एंड कवर द स्टेम, जहां पर लीफ निकला है वहां पर ये स्टेम को कवर कर लेते हैं, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है और उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्रिएट स्टिप्यूल, एंड दे आर प्रेजेंट इन द पॉलीगोनम। इसके बाद स्टिप्युलर टेंड्राइल मींस स्टिप्यूल गेट मॉडिफाइड इन टेंड्रिल्स। स्टिप्यूल जो होते हैं ये टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाते हैं। पहले भी अपन ने एक टेंड्रिल पढ़ा था, पहले स्टेम मॉडिफिकेशन में टेंड्रिल पढ़ा था, उसका और इसका फंक्शन सेम है दोनों का, दोनों क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, ओरिजिन अलग अलग है। तो स्टिप्युलर टेंड्राइल they are present in smile please plant, स्माइलेक्स। ये दोनों याद रखना है, एनसीईआरटी से हैं। एक याद रखना पॉलीगोनम, अच्छी तरह याद रखना ऑक्रिएट। देन in this leaf venations are present. What is the function of venation? हाँ भाई, मेन फंक्शन इधर देखो बेटा, वेनेशन इसका मेन फंक्शन होता है इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू ब्लेड। जो लीफ ब्लेड होता है, इस लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम, इसको शेप प्रोवाइड एंड मेंटेन करने का काम वेनेशन करता है। और इस वेनेशन में दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मिडरिब। मिडरिब से फिर ये स्ट्रक्चर निकला, इसको कहेंगे लैटरल वीन्स। और फिर इन लैटरल वीन से बहुत सारे इस तरह के थिन स्ट्रक्चर निकलेंगे, एंड दीज आर नोन एज वीनलेट। और इन सब का अरेंजमेंट दैट इज नोन एज वेनेशन। टू टाइप ऑफ वेनेशन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। मोनोकोट में कौन सा? हाँ भाई, मोनोकोट, हाँ पैरेलल, डाइकोट। What is the basic difference in parallel and reticulate? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ, वीनलेट्स। याद रखना, पैरेलल वेनेशन में वीनलेट्स नहीं होते, रेटिकुलेट में वीनलेट्स होते हैं। यहाँ कौन सा बना है? हाँ भाई, यहाँ पर कौन सा? पैरेलल और रेटिकुलेट? हाँ, रेटिकुलेट। ठीक है भाई, रेटिकुलेट लीफ, डाइकोट प्लांट, और डाइकोट प्लांट के लीफ जो होते हैं उनके वेस्कुलर बंडल, लीफ वेस्कुलर बंडल डाइकोट में सिमिलर इन साइज, डिसिमिलर इन साइज। बोलो भाई, हाँ डिसिमिलर। पैरेलल में ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज, क्योंकि वीन थिकनेस ऑलमोस्ट सेम। तो अब हम आते हैं वेनेशन पर। नेक्स्ट इज द venation, and venation, that is arrangement of veins and veinlet in lamina और ब्लेड। लेमिना या ब्लेड में जो वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेनेशन। एंड दी हियर वीन्स दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू lamina. Second thing, this also works as a channel for the conduction of water, mineral and food substances. क्योंकि जब हमने एनाटॉमी पढ़ी, एनाटॉमी में जब मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताया, एक बात बोली थी कि वेस्कुलर बंडल ऑफ लीफ आर प्रेजेंट इन वीन रीजन ओनली।
मतलब लीफ के वेस्कुलर बंडल वीन्स में होते हैं और इन्हीं वेस्कुलर बंडल के थ्रू वाटर, मिनरल एंड फूड का ट्रांसलोकेशन होता है. So this also works as a channel for the transformation, channel for the transfer of food, mineral and water substances. Venation are of two type. First, that is known as reticulate, and second, that is parallel. Reticulate venation is commonly observed in the dicot. और यहां पर क्या होता है, वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेनलेट अ नेट वेन्ड स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड. पूरा का पूरा एक जाल सा दिखाई देता है और जब जाल दिखाई दे हमें तो रेटिकुलेट वेनेशन. और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बेस पर हम बाहर से देखकर ये पहचान सकते हैं कि प्लांट जो है वो डाइकोट है या मोनोकोट है. ठीक है बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो एक प्लांट होता है स्माइलेक्स, और ये स्माइलेक्स जो होता है मोनोकोट प्लांट है. स्माइलेक्स मोनोकोट प्लांट है, एक्सेप्शनल केस है मोनोकोट लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन है. पैरेलल वेनेशन इज प्रेजेंट इन द मोनोकोट. ठीक है, लेकिन यहां अगर हम देखें तो एक प्लांट होता है कैलोफाइलम, और ये कैलोफाइलम डाइकोट प्लांट है और इस डाइकोट प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है. ठीक है बेटा, मोस्टली अपने को इतना ध्यान रखना है. अब ये जो रेटिकुलेट है, दिस रेटिकुलेट इज आल्सो ऑफ टू टाइप. फर्स्ट टाइप that is known as unicostate, and second type that is known as multicostate. यूनिकोस्टेट, अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए इसलिए बता रहा हूं क्या होता है. यूनिकोस्टेट अ सिंगल मिडरिब, प्रिंसिपल वीन जो होगी एक ही होगी. जैसे यहां देखो आप, इसमें केवल एक ही प्रिंसिपल वीन है, और जब एक ही प्रिंसिपल वीन हो तो इसको बोलेंगे हम यूनिकोस्टेट. एंड इफ प्रिंसिपल वीन इज मोर देन वन प्रिंसिपल वीन, multicostate if many प्रिंसिपल वीन. जब बहुत सारे प्रिंसिपल वीन आ जाएं, जैसे यहां अगर हम देखें इस तरह से ये स्ट्रक्चर, यहां से वीन से स्टार्ट हुए, फर्स्ट वीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 अलग अलग प्रिंसिपल वीन आ गई मल्टीकोस्टेट. ऐसे भी हो सकता है बेटा ये. इस तरह से, और फिर इनसे लेटरल वीन्स और वीनलेट्स निकल जाए, पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन जाए, then it is multicostate. Same condition occurs in the parallel. Parallel is also two type, either unicostate or the multicostate. ठीक है भाई, वन प्रिंसिपल वीन, यूनिकोस्टेट, मोर देन वन, मल्टीकोस्टेट. इस पूरे में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए बेटा.
याद रखो बेटा, जब सिंगल प्रिंसिपल वीन होती है, सिंगल, तब उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं मिडरिब। और जब एक से ज्यादा होती है तब हम टर्म यूज करते हैं प्रिंसिपल वीन। ठीक है बेटा, यहां पर एक ही है तो हम इसको मिडरिब भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वीन भी बोल सकते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा आ गई तब फिर हम इनको बोलेंगे प्रिंसिपल वीन्स। हाँ मस्टर्ड, हाँ, क्रूसीफेरी का ही नया नाम ब्रेसिकेसी फैमिली है। हाँ जी, विनलेट्स नहीं होते बेटा, और इसीलिए वहां पर नेट विंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता। हाँ, एक्स स्टिपलेट। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ लीफ। हाँ जी, ऐसा कि नहीं बोल सकते बेटा। हाँ जी, क्या चीज बेटा? अरे बेटा, दोनों के लिए कॉमन चलती है डेफिनेशन, लेकिन जब हम पैरेलल बोलते हैं तो वहां पर बोल देते हैं विनलेट्स आर नॉट प्रेजेंट एंड दैट्स व्हाई नेट विंड स्ट्रक्चर इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, डेफिनेशन कॉमन चलती है। डेफिनेशन ऐसा नहीं होता कि मोनोकोट के लिए अलग चलेगी, डाइकोट के लिए अलग चलेगी। ठीक है, हाँ जी बेटा, बातें नहीं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ लीफ। ये एक स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। ए एंड बी, इन दोनों में से एक ब्रांच है और एक लीफ है। ए स्ट्रक्चर, ब्रांच और अ सिंगल लीफ। हाँ, नीचे वाला। हाँ, कैसे पता लगाया? ऑक्सिलरी बड, लीफ के एक्सिस में ऑक्सिलरी बड होंगे। ठीक है, अगर ऑक्सिलरी बड है तो स्ट्रक्चर लीफ कहलाएगा। ये जो लीफ है इस तरह का लीफ कहलाता है कंपाउंड लीफ। और यहां पर ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एक एक लीफ है, और ये लीफ है आपका सिंपल लीफ। मतलब देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ। फर्स्ट टाइप ऑफ लीफ दैट इज नॉन एज simple leaf, and in simple leaf incision either absent or if present not reached up to midrib। मतलब क्या है इंसिजन का? जैसे ये एक लीफ है तो मार्जिन, पूरे का पूरा मार्जिन स्मूथ है, मतलब यहां पर किसी भी तरह का कोई इंसिजन नहीं है। दूसरी कंडीशन, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दीज आर इंसिजन, लेकिन यहां पर इंसिजन मिडरिप तक नहीं पहुंचे, इसलिए ऐसे लीफ को बोलेंगे हम सिंपल लीफ। सिंपल लीफ इज प्रेजेंट इन मैंगो, पीपल, चाइना रोज। इनमें सिंपल लीफ। सेकंड इज कंपाउंड लीफ, एंड इन कंपाउंड लीफ these incision reach up to the midrib, और जब इंसिजन मिडरिप तक पहुंच जाएंगे then leaf is dissected in small leaflets। स्मॉल बोल रहे हैं बेटा, कई प्लांट में लीफलेट इतने बड़े होते हैं कि वो लीफ जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर क्या होगा, इंसिजन एसेंशियली प्रेजेंट होगा,
These incision reach up to the midrib. Incision reach up to the midrib, then the leaf is known as compound leaf. हाँ, अगर इंसिजन हो और इंसिजन मिडरिप तक पहुंच जाए, छोटे छोटे पार्ट में लीफ डिसेक्ट हो जाए, कंपाउंड लीफ, एंड इन दिट केस दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लीफलेट. और एक लीफ को आप लीफलेट से केवल एक ही चीज के बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, एंड दैट इज द ऑक्सिलरी पार्ट. लीफ के एक्सिस में चाहे लीफ सिंपल हो चाहे लीफ कंपाउंड हो, whether it is a simple leaf or whether it is a compound leaf, auxiliary body is essentially present. लेकिन लीफलेट के एक्सिस में ऑक्सिलरी बड नहीं होगा. ये पॉइंट लिख लीजिए बेटा. ऑक्सिलरी बड इज प्रेजेंट auxiliary body is present at the axil of simple and compound leaf both. Simple and compound leaflet, simple and compound leaf both. Simple and compound leaf both, but not present at axil of leaflets. वीडियो रुक गया था, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बेटा. भाई कभी कभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम से आ जाती है, ठीक है ना, नेट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी, रेयर केस होता है बट इट मे बी पॉसिबल. हाँ भाई, लीफ के एक्सिल में ऑक्सिलरी बड होगा लेकिन लीफलेट के एक्सिस में ऑक्सिलरी बड नहीं होगा. अब ये जो कंपाउंड लीफ है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ. फर्स्ट दैट इज नोन एज pinnately compound leaf, and here what happened, the midrib get enlarged. pinnately compound, यहां पर क्या होगा कि जो midrib होगा it enlarge and it works as a central axis, and this central axis is known as rachis. यहां पर क्या होगा, midrib rachis की तरह बिहेव करेगा, and leaflets are arranged on this central axis or rachis. अलग अलग पोजीशन पर ये लीफलेट अटैच होंगे तो ये कहलाएगा पिन्नेटली कंपाउंड. प्रेजेंट इन नीम. जो नीम में आपको ब्रांच दिखता है ना, एक जिसमें छोटे छोटे लीफ दिखाई देते हैं, वो ब्रांच नहीं है, वो एक लीफ होता है, और वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर वो लीफलेट होते हैं. दूसरा होता है palmately compound, and here what happen, rachis is not present, all the leaflets are arises from the
टिप ऑफ पेटियोल, जो पेटियोल का टिप है, इसी पेटियोल के टिप से सारे के सारे लीफलेट एक ही जगह से ओरिजिनेट होंगे, सारे के सारे लीफलेट एक ही पॉइंट से टिप ऑफ पेटियोल से ओरिजिनेट होंगे, देन इट इज नॉन एज palmately कंपाउंड, एंड palmately कंपाउंड इज प्रेजेंट इन सिल्क कॉटन। इसी तरह से एक प्लांट होता है बेल पत्र, तो जो बेल्व पत्र होता है, एजियल होता है, एजियल में भी palmately कंपाउंड लीफ होते हैं, और वहां पर एक लीफ में 3 लीफलेट होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? बोलो। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इनफ्लोरोसेंस एंड फ्लावर्स। आज के एग्जाम्पल आज जरूर जाकर पढ़ लेवें।